और इतनी बहुत बड़ी धूप दिल्ली में पूरे देश भर में है और लोकसभा के चुनाव का माहौल पूरे देश भर में है। देश भर में एक बाजू में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का नारा देकर इस चुनाव में बड़ी सफलता लेना चाहता है। दूसरे बाजू में जो इंडी की आघाड़ी है, इसमें कई पार्टियां नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आई है और नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का रथ है, उस विकास के रथ को रोकने के लिए यह इंडी आघाड़ी लोगों के सामने अलग अलग बयान दे रही है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, आरोप प्रत्यारोप करने का भी अधिकार है, लेकिन बार बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए के सभी नेताओं ने ये भूमिका बार बार रखी है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का और जो इकोनॉमिकल सेक्शन को जो 10% आरक्षण दिया है, इस आरक्षण को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के शहजादे माननीय राहुल गांधी जी बार बार आरोप कर रहे हैं। 2 दिन पहले वो तेलंगाना में थे और वहां से उन्होंने ये बात बताई है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलती है तो ये आरक्षण को हटा देगी। इसी तरह का बयान ऑब्जेक्शनेबल बयान है। बार बार अगर हम सब लोग बोल रहे हैं कि भाई आरक्षण को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी और कई नेता लोग ये मतलब आरक्षण हटाएंगे, इसी तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जो संविधान देश को दिया है, संविधान सभा ने उसको पास किया है, उस संविधान को बदल देंगे, इसी तरह के अफवाहें फैलाकर दलित समाज में गुमराह पैदा कर रहे हैं। ये लोग मुस्लिम विरोधी है, इसी तरह की बयानबाजी करते हुए ये लोग मतलब मुस्लिम समाज में नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत फहमियां फैला रहे हैं। तो इतना ही बताना चाहते हैं कि आरक्षण को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा। जो आरक्षण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में बहुत बड़ा संघर्ष किया था और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, इतना 22.5% आरक्षण SC/ST को मिला था। उसके बाद ओबीसी के बारे में कभी कांग्रेस पार्टी ने विचार नहीं किया था। बार बार ओबीसी का आंदोलन चल रहा था। मंडल कमीशन को लागू करने की मांग हमेशा होती रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने मतलब ओबीसी को आरक्षण दिया नहीं। जब माननीय वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने मतलब ये जो ओबीसी का आरक्षण है, ये आरक्षण 27% देने का निर्णय लिया। कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट के माध्यम से ये जानकारी बहुत बार दी गई थी कि ओबीसी का पॉपुलेशन 52% है, लेकिन 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, इसीलिए 27% ही आरक्षण इनको दे दिया है। और जब आरक्षण देने की भूमिका संविधान सभा ने तय की थी, तब उन्होंने उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसी तरह की भूमिका संविधान में थी है।
और जो SC/ST का आरक्षण है ये सोशल बैकवर्डनेस पर मिला है, OBC का भी आरक्षण बैकवर्डनेस पर मिला है, और OBC का आरक्षण जिनको 8 लाख 1 साल का ईयरली इनकम होता है उस फैमिली के लड़के लड़कों को ही आरक्षण का फायदा मिलता है। तो बार बार राहुल गांधी जी आरक्षण निकाल देंगे ये बात बता रहे हैं, इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट भेज दी है और विचार रखने का पूरा अधिकार है, विचार स्वतंत्र है, भाषण स्वतंत्र भी है, लेकिन NDA की तरफ से बार बार आरक्षण को धक्का नहीं लगेगा ये बोलने के बावजूद भी राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं। संविधान को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि संविधान के लिए जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के 125वें जयंती के वर्ष में उन्होंने 26 नवंबर ये दिन संविधान दिन के रूप में मनाने का ऐलान किया, और आज पूरे देश भर में 26 नवंबर का दिन मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के कभी ध्यान में नहीं आया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने का भी उनके ध्यान में नहीं आया था। वो भारत रत्न VP सिंह के टाइम पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को दे दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में जब उनका नाम NDA के नेता के रूप में अनाउंस हुआ था, तब उन्होंने संविधान का किताब वहां रखकर उसको माथा टेककर उन्होंने शपथ ली है, और बार बार वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के काम मोदी जी के कार्यकाल में पूरे हुए। कांग्रेस के कार्यकाल में ना 26 अलीपुर रोड का जो मेमोरियल है वो बना, ना डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का जो अभी अच्छा मेमोरियल बना है वो उनके कार्यकाल में नहीं बना था। महू में बाबा साहब की जन्मस्थली है, उसका डेवलपमेंट बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आने के बाद भी उसका डेवलपमेंट हुआ था। और उसी तरह अभी मुंबई में एक इंदू मिल की जगह थी 12.5 एकड़, उसकी कीमत 3,600 करोड़ थी, लेकिन वो जमीन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के मेमोरियल दी और 1100-1200 करोड़ खर्चा करके वहाँ बाबा साहब का मेमोरियल बन रहा है। 1.5-2 साल में वो मेमोरियल काम पूरा होगा और दुनिया का सबसे बेहतरीन मेमोरियल वहाँ बन रहा है। इसीलिए मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए इतना काम करने वाली नरेंद्र मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? आरक्षण का हमेशा सपोर्ट करने वाले नरेंद्र मोदी जी मतलब आरक्षण को कैसा हटा सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी बार बार इसी तरह की चर्चा हो रही है। इसीलिए मैं देश के तमाम दलितों को, तमाम नागरिकों को इतना बताना चाहता हूँ कि संविधान में ही मतलब पार्लियामेंट को नए कानून बनाने का अधिकार दे दिया है, पुराने कानून में अमेंडमेंट करने का अधिकार दे दिया है। तो अभी तक कई अमेंडमेंट हो चुकी है और इसीलिए इसका मतलब संविधान बदलना ऐसा नहीं होता है। और कांग्रेस के कार्यकाल में तो 80 बार संविधान में बदल हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कभी देश का संविधान लागू नहीं था, लेकिन 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ मतलब देश का संविधान लागू हुआ है, वहाँ तिरंगा झंडा लहर रहा है। 370 हटाने के बाद वहाँ आर्मी को बड़े अधिकार मिले और आतंकवाद का खात्मा करने का काम वहाँ मतलब हो चुका है। अभी कश्मीर में टूरिस्ट दुनिया भर से आ रहे हैं, भारत के अनेक कोने कोने से वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं। इसी तरह मतलब वहाँ के SC/ST को भी आरक्षण देने का निर्णय भारत सरकार ने ले लिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि आरक्षण हटाएंगे ये अफवाह गलत है और संविधान बदलेगी अफवाह ये गलत है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसी तरह की भी हमारी मांग है। और हम सब लोग मिलकर देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और देश भर के दलित जो है ये बड़ी संख्या में
मोदी जी को वोट दे रहे हैं, एनडीए को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और इसीलिए हमें मैक्सिमम सीटें जो है, हमें 2019 में 303 सीटें बीजेपी को मिली थी और एनडीए को 329 तक सीटें हमको मिली थी। अभी हमारी भूमिका है, हमारा प्लानिंग है, हमको विश्वास है कि मोदी जी का जो 400 पार का नारा है ये सफल होगा और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं, उस माध्यम से मतलब हमें बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। देश की इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पर आई है। देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जनधन योजना के अकाउंट खुले हैं। 46 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिले हैं और कई 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिले हैं। अभी और 3 करोड़ मकान के लिए मकान देंगे ऐसे अनाउंसमेंट हो चुकी है और आयुष्मान भारत योजना के कई लोगों को उसका फायदा हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी ताकत पूरी मजबूत है एनडीए की और साउथ इंडिया में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिल रही है। कर्नाटक में भी 20 से ज़्यादा सीटें वहाँ चुनकर आएगी और तेलंगाना में कम से कम अभी 4 सीटें बीजेपी की है, वहाँ 9-10 सीटें वहाँ चुनकर आ सकती है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी का अलायंस है, वहाँ भी मतलब अच्छी सीटें 25 सीटों में से काफ़ी सीटें 20 के ऊपर सीटें मिल सकती है और इसीलिए और नॉर्थ इंडिया में तो बीजेपी स्ट्रांग है और इसीलिए हमें अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। राहुल गांधी जी ने विधान किया था कि 52% आरक्षण की जो मर्यादा है उसको हम तोड़ देंगे, हमारी सरकार आएगी। हाँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अभी बोल रहे हैं, लेकिन जब उनके पास 60 साल तक सत्ता थी तब उन्होंने क्यों उसको 50% को नहीं हटाया। मतलब 50% का जो 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसके लिए राहुल गांधी की सरकार थी तब उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हमारे सरकार ने इकोनॉमिकल सेक्शन को 10% आरक्षण दे दिया है और अभी 59.5% आरक्षण है। अभी पहले 49.5% आरक्षण था, लेकिन अभी 59.5% आरक्षण है और देश के उच्च वर्णीय समाज में भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की बहुत सारी फैमिलियाँ है, तो उसको आरक्षण देने का एक बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने लिया और इसीलिए मतलब 50 के ऊपर मतलब आरक्षण अभी है। अभी 59.5% आरक्षण है अभी। राहुल कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है, जो अभी मैनिफेस्टो बनाया है कि इफ द इंडिया अलायंस कम्स टू पावर they'll change 50% का जो रिजर्वेशन का कैप है वो हटा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाएंगे, महिलाओं के लिए सेंट्रल फोर्सेस में बढ़ा देंगे। उस पर आपका क्या विचार है? कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाने का राहुल गांधी ने वादा किया। तो वही जो इन्होंने सवाल पूछा था कि वो आपने अभी आपके मैनिफेस्टो में या आपके पत्र में आपने लिखा है कि 50% के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन मैंने अभी बोला कि हम तो 50% के ऊपर गए हैं, हमने 59.5% आरक्षण दिया है। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं तो वही तो हमारा सवाल है कि इसके पहले क्यों नहीं किया उन्होंने, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने नहीं किया। ओबीसी का सेंसस करने की बात अभी करते हैं, उनके सरकार ने क्यों नहीं मतलब सेंसस किया। लेकिन मेरे पार्टी की तरफ से मेरी मांग ये है कि सरकार का टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकल 17 के मुताबिक कास्टिज्म खत्म हो चुका है, इसीलिए जाति के आधार पर जनगणना खाली शेड्यूल ट्राइब की होती है, बाकी की जाति के आधार पर नहीं होती है। तो लेकिन मेरी पार्टी की मांग ये है कि हर जाति का परसेंटेज कितना है ये मालूम होने के लिए मतलब जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी के साथ साथ जनरल कैटेगरी की भी जनगणना होनी चाहिए। अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना होती है और 2019 के मुताबिक शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16.6% है और ट्राइबल का पॉपुलेशन 8.4% है। तो ऐसा 25% आरक्षण SC/ST का है। तो
बाकी का तो इसीलिए 50% का उन्होंने तो बोला है, लेकिन उनकी तो सरकार ही आएगी नहीं, और सरकार आएगी तो भी वो तो नहीं कर पाएगी, मतलब सरकार आने का विषय नहीं है। राहुल गांधी को बहुत साल अभी काम करना पड़ेगा और अच्छी बातें करनी होगी। खाली मोदी पर उल्टा सीधा बात करने से मतलब उनको इतनी सफलता मिलेगी नहीं। जितना ज़्यादा वो उल्टा सीधा बोलते रहेंगे उतना उनका नुकसान होगा। और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कई नेता लोग मतलब बीजेपी में आ रहे हैं, बहुत सारे नेता लोग आने के चक्कर में भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इतनी सफलता मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। आप बोल रहे हैं कि जात न्याय जनगणना करनी चाहिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी यही मुद्दा है, तो आप कांग्रेस के नहीं, मैं कांग्रेस से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेरे पार्टी की भूमिका मैंने संसद में भी रखी है, राज्यसभा में भी मैंने रखा है, तो मैं कांग्रेस पार्टी से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी ने तो अभी उसमें डाला है, लेकिन उसके पहले से मैं मांग कर रहा हूँ कि भाई जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मेरी को कॉपी किया, ऐसा मेरा कहना है। कर्नाटक में जो कांग्रेस ने किया है, और क्या आप मुस्लिम को जो आरक्षण देना चाह रही है कांग्रेस, क्या उसके खिलाफ है? नहीं, कर्नाटक में जरूर मतलब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली थी, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव जो है इसमें नरेंद्र मोदी जी ने किए हुए विकास को लोग मत देना चाहते हैं, और इसीलिए कर्नाटक में अच्छी सफलता मिलेगी। मतलब कर्नाटक में जो सीटें हैं, 26 सीटें जो सीटें हैं, उसमें मतलब मैक्सिमम सीटें बीजेपी को मिलेगी, एनडीए को मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। फाइनल वोटर टर्नआउट और जो इनिशियल वोटर टर्नआउट आ रहा है, इनिशियल जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और फाइनल वोटर टर्नआउट आ रहा है, उसको लेकर अपोजिशन पार्टी ने कहा है कि ये 6 to 7% बढ़ जाता है फाइनल वोटर टर्नआउट में टोटल वोटिंग परसेंटेज। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ दाल में कुछ काला, ऐसा अपोजिशन ने कहा है कि ऐसे कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़े। नहीं, इसमें दाल में कुछ नहीं है काला, लेकिन ऐसा बोलने वालों के मुंह को लगाना होगा ताला, मतलब ऐसा तो लोग बोलते हैं, लेकिन अभी इतनी धूप इतनी बहुत बड़ी ज़्यादा है, और उससे भी मतलब परसेंटेज थोड़ा कम होता जा रहा है। तो हम भी सभी लोगों को अपील कर रहे हैं, मोदी जी अपील कर रहे हैं, अपोजिशन भी अपील कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करो, लेकिन 100% वोटिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम 80% तक, कभी कभी 80-85 तक जाता है कुछ राज्यों में, लेकिन इस वक्त वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा कम हो चुका है, हम मान्य करते हैं, लेकिन उसका फायदा हमें ही ज़्यादा होगा, एनडीए को ज़्यादा फायदा होगा। एक फॉलोअप क्वेश्चन है, कांग्रेस बार-बार आप लोगों को, आपने भी सेंसस का बात करा, उन चीजों का बात करा, बार-बार कांग्रेस निशाना साध रही है कि जो सेंसस 2021 में हो जाना चाहिए था, जो पहली बार एक सेंसस सिटी हुआ 2024 आ गया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या बोलेगा? जनगणना साहब जो 10 साल वाली होती है ना, 11 के बाद 21 में होनी चाहिए। नहीं, जनगणना, हाँ, जनगणना जो है अभी जनगणना होगी, मतलब हम दूसरे काम में है लगे हुए, लेकिन अभी ये जो सेंसस कमीशन है, तो सेंसस कमीशन ने जनगणना करनी चाहिए, जो 11 में हुई थी, अभी 21 में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वो जल्दी होनी चाहिए, उसमें कोई रोकने का विषय नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने, अपना सेंसस कमीशन ने ही जल्दी जनगणना करनी चाहिए, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अदानी अंबानी ने राहुल गांधी को फंड किया है और एक काला धन है, तो क्या आप चाहते हैं कि अदानी अंबानी की भी ईडी से इंक्वायरी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि अदानी अंबानी जो है ये बिजनेसमैन है, और अदानी अंबानी ने बिजनेसमैन के माध्यम से उनको जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, काम करते हैं, उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार भी दे दिया है, और अदानी कंपनी भी एक स्ट्रांग कंपनी है, और जब वो टेंडर भरते हैं तब वो जो अधिकारी होते हैं, उस अधिकारी उसका फैसला करते हैं, जिसका कम मतलब जो कम पैसे में काम करने का जो टेंडर में होता है। तो राहुल गांधी जी अदानी अंबानी के खिलाफ बोलते रहे थे, लेकिन अभी राहुल गांधी जी उनका नाम नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ दाल में कुछ काला है, तो इसीलिए मतलब
ऐसा कुछ हो सकता है कि अभी वो उनकी वो चुप हो गए हैं, तो चुनाव में शायद उनको चुप करने का काम अदानी अंबानी ने किया होगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये जो पैसा दिया है राहुल गांधी को वो काला धन है, सरकार तो आपकी है, तो आप उन पर एक्शन लेंगे अगर अदानी अंबानी के पास काला धन है तो? नहीं, काला धन किसके पास भी हो, हमारा कहना है कि अच्छा धन आप मतलब निर्माण करो। काला धन ज़्यादा निर्माण होने से गड़बड़ होती है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे तब उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम का एक प्रबंध लिखा था, और उसमें काला धन बढ़ने से देश का विकास रुक सकता है, देश के विकास के लिए पैसा नहीं मिल सकता है। इसीलिए नोटबंदी होनी चाहिए, ये भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखी थी, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नोटबंदी की थी। तो जो भी है मतलब काला धन जिसके पास है उसकी तो इंक्वायरी होगी, जो इसके लिए ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उसकी इंक्वायरी उन्होंने करनी चाहिए। किसके पास भी काला धन हो, वो काला धन वालों को वो उसकी जांच होनी चाहिए। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने जो तुलना की है, पूर्वोत्तर लोग चीन के से, दक्षिण के लोग अफ्रीकी, उत्तर के अंग्रेज और पश्चिम के लोग इस अरबी देश से दिखते हैं। क्या मुझे समझाना है? ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत कई तरह के लोगों के देश है, पूर्वोत्तर के लोग चीनी लगते हैं, दक्षिण के अफ्रीकी लगते हैं, पश्चिम भारत के लोग क्या कहते हैं अरबी लगते हैं, और उत्तर के लोग अंग्रेजी से बोले लगते हैं। मुझे लगता है कि श्याम पित्रोदा एक कांग्रेस पार्टी के वर्ल्ड के ओवरसीज के अध्यक्ष है, और वो बार बार इसी तरह की बातें करते रहते हैं। अमेरिका का कानून यहाँ लगाने की बात करते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी जो है, कोई आदमी डेथ होता है तो उसकी प्रॉपर्टी 55% पैसा सरकार को देना चाहिए बात करते हैं, और वो कानून भारत में लगना चाहिए ये बात करते हैं। उससे मतलब गरीब लोगों का या मिडिल क्लास लोगों का भारी नुकसान है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पित्रोदा भी बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में साउथ इंडिया के लोगों का कलर अलग होता है, नॉर्थ इंडिया के लोगों का कलर अलग होता है, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कलर अलग होता है। तो कलर अलग उसके फेस का होगा, लेकिन देश का कलर अपना एक राष्ट्रवादी कलर है, यूनाइटेड इंडिया का उनके पास का कलर है। तो श्याम पित्रोदा इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करने में माहिर है, और वो कांग्रेस पार्टी के है। तो राहुल गांधी को हमारा निवेदन है, मल्लिकार्जुन खड़गे को हमारा निवेदन है, उनको उस पद से हटाना चाहिए। और ये बार बार इसी तरह की समाज में विषमता पैदा करने की बात करते रहते हैं। तो उनके मत से हम सहमत नहीं, ये रंग कौन सा भी हो, लेकिन हमारा रंग देश भारत का रंग है, और उस रंग को इसी तरह का डिवाइड करना ठीक नहीं है। सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया है, तो प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन के बारे में क्यों बात नहीं करी जाती सरकार? क्या प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करी जाती? कितने % होना चाहिए? निजीकरण बढ़े ना, कंपनियों का निजीकरण में उसमें रिजर्वेशन। हाँ, तो निजीकरण में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये मांग बहुत सालों से हम लोगों की है। क्योंकि सरकारी क्षेत्र अगर प्राइवेट बनता जाएगा तो रिजर्वेशन हमारा खतरे में आता है। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारी पार्टी की भी मांग है। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब उन्होंने एक समिति बनाई थी, और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने के बारे में विचार करने के लिए समिति थी। जरूर अभी तो इस विषय पर हमारे सरकार ने अभी विचार नहीं किया है, लेकिन भविष्य में जरूर हमारी सरकार विचार कर सकती है। तो आप क्या लोगों को कहेंगे, नोटिस देंगे? हाँ, तो हम मिलेंगे। हम हमारे जो शेड्यूल कास्ट के एमपीज वगैरह है, हमारा जो SC/ST पार्लियामेंट्री फोरम है, उनके तरफ से एक बार अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी बनेंगे, तो जरूर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए उनको मिलकर चर्चा करेंगे, और उसमें जो मार्ग निकालने का प्रयत्न करेंगे। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।